जीवन में संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि संघर्ष भी एक वो कहानी है जो सफल होकर सबको सुनानी है। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का माजी सा एजुकेशन पर। आज की इस क्लास में बात करेंगे अपन 2022 के अंदर पूछे गए फिजिक्स के सवाल की। 28 जून और 29 जून को जो दो पेपर हुए थे उनके कुल मिला के 60 सवाल बनते हैं। उन सभी को देखेंगे और साथ ही देखेंगे कि जो मैंने फिजिक्स पढ़ाई उसमें से कैसे क्वेश्चन छपे, कितने क्वेश्चन आए। आपको विश्वास नहीं होगा कि कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जिनमें संख्या तक चेंज नहीं हुई। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में बिल्कुल इतना एग्जैक्ट पेपर छपना बहुत ही असंभव जैसी चीज है जो 2022 में हुआ था। ऐसे सवाल जिनकी संख्या तक चेंज नहीं हुई और बाकी सारी चीजें, एक भी चीज बाहर नहीं थी। आप खुद सबूत के साथ देख लेना और साथ ही अपन वो भी देखेंगे कि जो सवाल है वो सवाल किस टाइप के पूछे गए थे। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। पहले हम लेंगे सवाल 28 जून का जो पेपर हुआ था उसमें फिजिक्स के 30 सवाल थे। उसका सवाल नंबर पहला, ये सवाल नंबर पहला क्या कह रहा है। एक स्रोत 40 हर्ट्ज की आवृत्ति की ध्वनि उत्तेजित करता है, लेकिन प्रेक्षक को इसे 390 हर्ट्ज यानी कि जो रियल आवृत्ति है उससे क्या कम आवृत्ति सुनाई देती है। तो साफ बात है, सीधी सी बात है, उनके बीच दूरी क्या होगी, बढ़ रही होगी। तो पहले ऑप्शन में देखो, पहले में क्या है, प्रेक्षक स्रोत की ओर गति कर रहा है, ये भी और गति कर रहे हैं, आपस में पास आ रहे हैं ए और बी में। सी में क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, तो सी ऑप्शन सही होगा। अब ये चीज मैंने आपको यहाँ डॉपलर प्रभाव, ये देखो, ये जो मैंने क्लास ली थी, ये सारी जो सब कुछ दिख जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। ये क्लास नंबर 80 ये सवाल था डॉपलर प्रभाव का। डॉपलर प्रभाव मैंने पूरा अच्छे से समझाया था, बिल्कुल। जब सोर्स गतिमान हो, ऑब्जेक्ट स्थिर है, सोर्स स्थिर है, ऑब्जेक्ट गतिमान है, सोर्स और ऑब्जेक्ट दोनों गतिमान हो, जब माध्यम गतिमान हो, सारे तरीके। ये तो एक बिल्कुल बेसिक चीज थी, बेसिक सवाल पूछा था, ये मैंने सारे आपको बता रखी थी। अगर आपने ये क्लास ली थी तो ये सवाल आपके लिए चुटकियों का खेल था, कुछ ही सोचना ही नहीं था भाई आवृत्ति कम कब होगी, जब आपके बीच में दूरी बढ़ेगी, ठीक है, क्लियर। यानी कि सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी बढ़ेगी। ये सवाल नंबर पहला था। फिर सवाल नंबर दूसरा, गाउस का नियम। भाई साहब, गाउस का नियम क्या कहता है, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब जो गाउस का नियम बिल्कुल ऐसे देखो, गाउस का नियम क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन, बस सिंपल सी बात है, इसमें कुछ था ही नहीं। सीधा सीधा जो सवाल है वो उठ के आ गया। देखो ऑप्शन क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। ये देखो पूरा पूरा आपको दिख रहा होगा क्लियरली, ये जो मैंने 2022 में पढ़ाया सारी चीजें मैंने 2000 आपकी जो 2022 की जो फिजिक्स थी ना, एक्चुअली में वो अब तक की लैब स्टैंड में सबसे सिंपल फिजिक्स थी। अब तक की लैब स्टैंड सबसे सिंपल फिजिक्स थी। मैंने सिंपल से स्टार्ट करके, बहुत बेसिक से स्टार्ट करके आपको हाई लेवल पे लेके गया था। यानी कि 2016 का पेपर है उस लेवल के भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो अगर मेरी क्लासेस देखिए तो। और जो 2022 वाले हैं वो तो चुटकियों में कर दोगे। तभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, बहुत बार बोला भी है, जो मेरे पिछले वीडियो देखता है उनको पता होगा कि एक दो एग्जाम्पल मेरे पास ऐसे हैं जो फिजिक्स छोड़ के जा रहे थे कि सर हमको तो फिजिक्स समझ में ही नहीं आ रही है, हमने कहीं से कोचिंग कर ली फिर भी हमको फिजिक्स समझ नहीं। मैंने कहा एक बार मेरी क्लासे देखो। उन लोगों ने देखी लास्ट के 1-2 महीनों में और उन्होंने 28 से 29 सवाल सही किए, और होने भी लाजमी है, क्योंकि ये जो चीजें जो 2022 का पेपर आया था ना वो इतना बेसिक था कि मैं जब किसी चैप्टर की स्टार्टिंग करता था ना, उसी में जो स्टार्टिंग के 20-25 मिनट में भी वो चीज आ जाती थी और वो बात कंप्लीट, ठीक है ना। इतना बेसिक पेपर था 2022 का, ठीक है। तो देखो क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, डायरेक्ट फार्मूला बेस है। नेक्स्ट सवाल नंबर 3, दो समान परिमाण के आवेश r दूरी पर एक दूसरे पर F बल लगाते हैं, यदि आवेशों को आधा और दूरी को दुगुना कर दिया जाए तो आवेशों के मध्य नया बल है। इसमें कुछ था ही नहीं। इसमें क्या था, इसमें आपको सिंपल सी बात है भाई, आपको जो कूलॉम के नियम का फॉर्मूला पता है, F के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये क्या करना है, ये कह रहा है आवेशों को आधा, तो भाई नीचे 1/2 हो जाएगा, और इनके मध्य दूरी को क्या कर रहे हैं, दूरी को दुगुना कर रहे हैं। तो 2r की जगह 2r का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, 4 × 4 16, F/16 आ जाएगा आंसर। और ये देखो यहां से सारे ये चीजें यहां से होती है। इसमें ये बहुत बेसिक सवाल था, मैंने इससे अच्छे लेवल के सवाल करवाए थे, ठीक है। ये बहुत बेसिक सवाल था, इसमें ये बढ़ रहा है तो Q1/2 2 और ये 2 करना था, तो 1/2 इंटू 1/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा क्लियर। सवाल नंबर 3, अभी तो आप देखना आगे आगे सवाल कैसे कैसे आएंगे। ये देखो, ये तो क्या था सवाल, सीधा E = mc², सभी को पता है। और मेन बात ये है कि ये सवाल 28 वाले शिफ्ट में भी आया और सेम टू सेम सवाल 29 वाले शिफ्ट में भी आया।
जो सवाल 28 को पूछा गया वो 29 को भी पूछा गया। खैर मतलब ये सवाल ही ऐसा था कि बहुत सिंपल था, जो साइंस पढ़ता है ना भाई, एटलीस्ट जैसे साइंस लिए ना आप, साइंस की कई नोटबुक भी लोगे तो वहां पर भी उसके ऊपर आइंस्टीन का फोटो वगैरह और वो E बराबर MC स्क्वायर लिखा हुआ मिल जाता है। तो बहुत सिंपल सवाल, E इक्वल टू MC स्क्वायर, इसमें कुछ था ही नहीं। ठीक है, बंधन ऊर्जा, ऊर्जा और द्रव्यमान में संबंध, E इक्वल टू MC स्क्वायर। अब सर आपने क्या लिखवाया, देख लो, डेल्टा E इक्वल टू MC स्क्वायर, डेल्टा MC स्क्वायर। बात क्लियर दिख रहा होगा आपको? बड़ा या थोड़ा बड़ा करूं, जूम करूंगा तो ये फट जाएगा। ये वीडियो बनाने में मेरे को बहुत मेहनत लगी है, मैंने एक एक स्क्रीनशॉट निकाला है, इस वीडियो को पूरा देखना। ठीक है, बहुत मेहनत लगाई है मैंने इसके पीछे, मैंने इसका एक एक मतलब जो मैंने लिए क्लास है वो उसका स्क्रीनशॉट निकाला, और ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट आप सभी बच्चों के लिए फ्री में उपलब्ध है, कोई कहीं पर भी कुछ नहीं है। यूट्यूब पे लैब असिस्टेंट फिजिक्स क्लास पूरी की पूरी प्लेलिस्ट फ्री में उपलब्ध है। ठीक है, अभी इतना देखने के बावजूद भी आप अगर सही डिसीजन नहीं ले पाओगे तो फिर गलती आपकी। अभी तो रुको, अभी तो और बताता हूं, अभी तो कितने सवाल हुए, ये तीसरा या चौथा सवाल ही है। ठीक है, ये हुआ। अब नेक्स्ट, नाभिक की त्रिज्या समानुपाती है, नाभिक की त्रिज्या समानुपाती है। इसका सॉल्यूशन डाला नहीं क्या? वैसे इसका ये होता है A1/3, यानी कि Rn इक्वल टू R0 A⁻⁴ ये सीधा सा संबंध है, सीधा सा फॉर्मूला, जब आप नाभिक वाला चैप्टर पढ़ते हो, ठीक है, तो उसमें ये आ जाता है। ठीक है ना, मैंने शायद शामिल नहीं किया, स्क्रीनशॉट निकल गया, चलो ठीक है। हाँ, ये रेक्टिफायर इज यूज्ड, यानी कि एक डिस्टकारी का उपयोग क्या है, डिस्टकारी क्या करता है, AC को DC में बदलता है, सिंपल सी बात है। डिस्टकारी साफ साफ लिखवाया मैंने, डिस्टकारी रेक्टिफायर AC को DC में रूपांतरित करने वाला उपकरण। क्या चाहिए, मतलब इतने बेसिक सवाल और सारे मतलब छपे हुए हैं। AC को DC में रूपांतरित करने वाला उपकरण, बिल्कुल साफ। हालांकि उस टाइम अपने पास डिजिटल बोर्ड नहीं था, व्हाइट बोर्ड था, लेकिन मैं तो कहता हूं जो व्हाइट बोर्ड वाली फीलिंग है ना, वो तो डिजिटल बोर्ड में नहीं आती। बहुत मजेदार, मतलब बच्चों ने जो 2022 में फिजिक्स पढ़ के गए ना, ठीक है, उनको तो मजा आ गया, मतलब वो तो बिल्कुल कहीं भूल ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इतनी शानदार फिजिक्स पढ़ाई थी उनको मैंने। और ऐसा ही नहीं कि मैंने सवाल ही सिर्फ सब है, मैंने फिजिक्स समझाई भी इतनी मस्त थी कि स्टूडेंट्स को मतलब बिल्कुल सटीक, वो बोल रहे थे सर काश आप हमको 12th में मिल जाते, 11th में मिल जाते। अब एंगुलर मोमेंटम, इसमें क्या था, फॉर्मूला है कि भाई कोणीय संवेग J, इसने कोणीय संवेग को J दे दिया। अपन जब लिखते हैं तो लिखते हैं L इज इक्वल टू R क्रॉस P, क्योंकि वो बात है सिंपल सी, कोणीय संवेग L इज इक्वल टू R क्रॉस P, वही तो है भाई। इसने सिंबल चेंज कर दिया, सिंबल। ठीक है, अपन क्या नॉर्मली कोणीय संवेग का सिंबल क्या होता है, L होता है, लेकिन आपको वहां पे J दे दिया, बस उससे तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, मैं इसको XYZ भी दे सकता हूँ, फॉर्मूला क्या, R क्रॉस P। ठीक है, बात देख लीजिए, R क्रॉस P, B ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, सवाल कैसे कैसे बेसिक सवाल था, देखो, किसी ठोस गोले का उसके स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष जड़त्वागुणी, यानी कि स्पर्श रेखीय अक्ष के सापेक्ष ठोस गोले का, देख लो, और समांतर, सॉरी ये जो आपके जो सेंटर ऑफ मास वाली है थ्योरम, ठीक है, मतलब सेंटर ऑफ मास वाली प्रमेय, यानी समांतर अक्षों की जो प्रमेय है वो आपको यूज करना था। ठीक है, और इससे सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा था, आंसर आ रहा 7/5 MR स्क्वायर। देख लो, ये जो मैं सवाल करवाया, सवाल क्या मैंने कैसे एग्जांपल देके बताया था, मैंने कहा कैसे पूछ सकते हैं, ठोस गोले का भी पूछ सकते हैं, खोखले गोले का भी पूछ सकते हैं। देखो 7/5 MR स्क्वायर, ठोस एवं खोखले गोले का अपनी स्पर्श रेखा के सापेक्ष जड़त्व गुण ज्ञात करो। ठीक है, ठोस के लिए बताया था मैंने और खोखले के लिए भी बताया था। तो आपको एग्जाम में किसका पूछ लिया, ठोस का पूछ लिया। ठीक है, हाँ, और जब तक मतलब सिंपली गोला दे दो उसको ठोस ही मानना, मैंने बताया, जब तक स्पेशली ये नहीं बोलते कि खोखला, तो 7/5 MR स्क्वायर, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, 7/5 MR स्क्वायर। इसमें क्या समांतर अक्षों की थ्योरम लगानी थी। देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग, निम्न में से किस में नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, तो देख लो साफ साफ लिखा हुआ है, नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, परमाणु भट्टी, ये वही नाभिकीय रिएक्टर। ठीक है, ये जो परमाणु भट्टी है, नाभिकीय रिएक्टर, वही बात है, ये सी ऑप्शन। और इससे तो एक सवाल और आएगा 29 वाली शिफ्ट में, शायद सामने देखने को मिलेगा आपको एक सवाल यहां से और पूछा गया, ये मंदक वगैरह, ये देखो सारी चीजें लिखा दी मैंने, मंदक, नियंत्रक, शीतलक, ठीक है, सारी चीजें, ये एक बार ये क्लासेस देख लोगे ना तो इनसे बाहर कुछ है ही नहीं, चीजें ही नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पूरा का पूरा छपा हुआ है। भंजक क्षेत्र में एक जेनर डायोड का व्यवहार होता है। जेनर डायोड क्या होता है, नियत वोल्टता स्रोत, देखो यह डीसी वोल्टेज को नियंत्रित करता है, या फिर जेनर डायोड का उपयोग वोल्टता नियामक, वोल्टेज रेगुलेशन,
वोल्टेज रेगुलेशन, ठीक है। वोल्टेज रेगुलेशन यानी कि वोल्टेज को रेगुलेट करना या नियंत्रित करना, ठीक है, या फिर उसको फिक्स रखना, वही नियंत्रित वोल्टता स्रोत। तो देखो सिंपल सा लिखवाया हुआ था, जेनर डायोड का उपयोग वोल्टता नियामक, वोल्टेज रेगुलेशन, यानी कि रेगुलेशन फिक्स करना, आपको कितना चाहिए उतना लेना, ठीक है। तो नियत वोल्टता स्रोत, डायरेक्ट सीधी सीधी बात है। ये देखो सारी क्लासें पढ़ी है यहाँ पे, सारी क्लासें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। नेक्स्ट अभी अपन 28 वाले देख रहे हैं। अभी देखना एक एक सबूत, एक एक सबूत। ये सवाल है ना, अधीनस्थ बोर्ड ने गलती की थी। ये सवाल अधीनस्थ बोर्ड को पूछना ही नहीं था, ये सिलेबस में ही नहीं है, ये कहीं पर भी आस पास भी किसी से लिंक भी नहीं है। बहुत सवाल तो कुछ ऐसे हैं एक दो जो थोड़ा बहुत चैप्टर से लिंक हो तो बात और है, ठीक है। जैसे कि 2018 में एक सेंटर ऑफ मास संबंधी सवाल पूछ लिया था, तो उसमें वो लिंक था, इसमें कोई लिंक ही नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न नाम है ही नहीं कहीं पर भी कुछ चीज। ये सवाल बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था, ये सवाल बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस था, इसलिए मैंने इसका सॉल्यूशन डाला ही नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट भाई, इन यंग, देखो यंग के द्विसलिट प्रयोग में किस रंग के लिए फ्रिंज चौड़ाई का मान न्यूनतम होगा? तो फ्रिंज चौड़ाई का देखो फॉर्मूला, बी क्या होता है, लैम्बडा डी अपॉन डी। तो जिसके लिए ये लैम्बडा यानी कि तरंग दैर्ध्य, ठीक है। तो जिसकी तरंग दैर्ध्य कम होगी उसके लिए क्या होगा, फ्रिंज चौड़ाई क्या होगी, कम होगी। तो साफ बात किसकी होती है, कम, बैंगनी की, ठीक है। तो देखो फ्रिंज चौड़ाई का मान न्यूनतम होगा बैंगनी के लिए, क्योंकि बैंगनी के लिए क्या होता है, लैम्बडा कम, साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ ये देखो साफ साफ बी समानुपाती लैम्बडा, ठीक है। सारी चीजें मतलब बिल्कुल, ये क्लासेस देख ली हो ना आपने, ये तो मैंने स्क्रीनशॉट लिए। अगर मैं आपको वीडियो बताता ना तो आप और भी कहते सर आपने तो ये साफ साफ बोला था, साफ साफ शब्द बोले थे, तो ऐसे मतलब हो जाएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, लेकिन एक बार देख लो मजा आ जाएगा, ठीक है आपको। फिर उसके बाद आपको कोई फिजिक्स के लिए कुछ डाउट भी रह रहा है ना मन में, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, मतलब हालांकि जो 2022 से जुड़े हुए उनको तो पता है, कोई नए बच्चे वो पूछते सर आपकी क्लासों से हमारे सवाल आ जाएंगे क्या, आ जाएंगे क्या, पेपर इसी से बना है, पेपर अब की बार भी इसी से बनेगा, ठीक है ना। जो मैं बताऊंगा वही बनेगा फिजिक्स में, ठीक है, बात क्लियर। और इतना कोई दावे के साथ इतनी सारी चीजें कोई राजस्थान में कोई नहीं है जो आपको बता दे ऐसे कि इतने ऐसे सवाल छपे थे, ठीक है ना। ध्रुवित प्रकाश के कंपन तल और ध्रुवण तल, तो ध्रुवण तल तो कौन सा होता है, वो वाला ऊपर वाला जिसमें अपन क्या करते हैं, प्रकाश को ध्रुवित करते हैं, और जो कंपन का तल वो तो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे समझाई थी, ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे समझाई थी। 1 मिनट का कुछ लिखा हो, डायरेक्ट लंबवत तल में, ठीक है, सभी संभव दिशाओं में पाए जाते हैं। देखो ऐसा प्रकाश जिसमें विद्युत सदिश के कंपन तरंग संचरण दिशा के लंबवत तल में सभी संभव दिशाओं में पाए जाते हैं, और एक होता है ध्रुवित प्रकाश, दिशा के लंबवत तल सभी दिशाओं में नहीं होकर केवल एक दिशा में पाई जाती है। ये लंबवत मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। बस आपको क्या थोड़ा बहुत वो मतलब ऐसा था कि लंबवत नहीं देख रहे 90 दे दिया, सिंपल सी बात ये है, ठीक है। वो तो आपको दिमाग लगाना, लंबवत क्या होता है, 90 होता है। सारी चीजें समझा रखी है। ये देखो एक व्यक्ति और लेंस, ये वाला टॉपिक है, इस वाला टॉपिक के लिए बोलना चाहूंगा। ये जो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी मैंने बोला था, मैंने ये टॉपिक नहीं करवाए थे एक्चुअली, नहीं करवा के मतलब इसमें थ्योरी थी, मैंने ये बोला था, मैंने कहा ये टॉपिक पढ़ लेना, उन वीडियो देखना मेरे पास, ठीक है। मैंने कहा ये आप पढ़ लेना थ्योरी, ठीक है, जो भी एनसीईआरटी की बुक वगैरह उससे है, ठीक है। तो उसमें मैंने बताया था, मैंने कहा डॉपलर वाला एक तो फॉर्मूला देख लेना, और उसके अलावा उसकी थ्योरी बहुत देख लेना, ठीक है। अब देखो इसमें बेसिक सवाल पूछा गया था, इसमें भी बेसिक सवाल पूछा गया था, और बेसिक सवाल में क्या था कि भाई आपको सूक्ष्मदर्शी है वो क्या करेगा, सूक्ष्मदर्शी क्या करता है, जो भी चीज होती है उसको बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। तो क्या होगा, आपको आवर्धित प्रतिबिंब, आवर्धित यानी कि बड़ा हुआ दिखाई देता हो, सीधा ही देखा देगा, सीधा और आभासी, सीधा दिखाई देता, आभासी यानी कि रियल में तो बड़ा होता नहीं है, ठीक है, आपको दिखाई देता है, बस सी ऑप्शन करेक्ट है, सिंपल सी चीज थी, मतलब कोई सोचना ही नहीं था। दोलक की कुल ऊर्जा, तो कुल ऊर्जा यहाँ पे आ गया, ये आ गया U 1/2 KA²। अब के आपको पता है क्या होता है, M ω², मैंने बहुत बार लिखवाया है, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। बहुत बेसिक सवाल, दोलक की कुल ऊर्जा पूछी है, ठीक है। बस आपको 1/2 KA² होता है, और के का मान अपन ने बहुत बार जब अपन ने मेरे लेक्चर देखना, के का मान M ω², वही होता है, उसको अपन के बोल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक लड़की झूले में बैठ गई, लो क्या चाहिए, क्या चाहिए क्या इसमें यार, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, अगर वह खड़ी होकर झूले तो झूले का आवर्तकाल किस प्रकार पर, अब देखो मैंने वो 3-4 एग्जाम्पल बताए थे, आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसमें एक तो था
यदि झूला झूल रही लड़की के पास एक दूसरी लड़की बैठ जाए। दूसरा था यदि झूलती लड़की अचानक खड़ी हो जाए, तो ये पूछ लिया आपको दूसरा वाला, यदि झूलती लड़की अचानक खड़ी हो जाए, ठीक है। और एक था क्या, यदि ऋण आवेश गोला वगैरह, ठीक है, तो ये पूछ लिया था आपको, दूसरा वाला पूछ लिया था। इसमें 2πL/g। तो आपको पता है जब वो लड़की खड़ी होगी तो उसका सेंटर ऑफ मास द्रव्यमान के अंदर क्या हो जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, यानी कि एल है वो क्या घट जाएगा, तो एल घट जाएगा, ठीक है। देखो ये होगा एल क्या होगा, घट जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बस सवाल में कुछ था ही नहीं, चीजों में सवाल में कुछ था ही नहीं, बात क्लियर। हाँ याद देखो, साफ साफ मैंने, और क्या चाहिए, मतलब मैंने साफ साफ इनको सॉल्व करवाया, साफ साफ। ये वो का वो पूछ लिया सवाल, ऐसे कैसे डायरेक्ट सवाल आ गया, मतलब ये समझ लो, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, ये देखो, ये सवाल क्या फेज डिफरेंस का था। हालांकि ये संख्या जरूर चेंज, लेकिन अपन ने फेज डिफरेंस के बहुत सवाल किए, ठीक है। और एक सवाल बिल्कुल इससे मिलता जुलता, ये आप देखना, जब मैंने लैब असिस्टेंट फिजिक्स का जो एमसीक्यू जो सीरीज थी उसमें ये सवाल मिल जाएगा आपको, ठीक है। हालांकि मैं जूम कर नहीं पा रहा हूँ, जूम करूंगा तो ये फट जाएगा, क्योंकि मैंने इन सभी के स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। ये मैं पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा, ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल सभी को पता है, माजिसा एजुकेशन, MAJEESAEDUCATION, माजिसा एजुकेशन चैनल, ठीक है, वहां सर्च करना। हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन को मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा, सिंपल सी बात है। मैंने जो सवाल करा है उसमें क्या लिया, He+, यानी कि क्या बन गया, हाइड्रोजन टाइप के बन गया उसका, भाई हाइड्रोजन हीलियम में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, वो हो गया He+। और H इन दोनों की चीजें सेम ही होती है, ठीक है। He+ में भी इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा और हाइड्रोजन में भी इलेक्ट्रॉन एक ही रहेगा, वही सवाल था, ठीक है। सारा डायरेक्ट से 13.6 कुछ था ही नहीं, मतलब बहुत बेसिक चीजें थी, बहुत फिजिक्स बहुत बेसिक पूछी गई है। हालांकि मुझे पता है कि ये चीजें एग्जाम हॉल में बैठ के, मतलब एज ए स्टूडेंट तब होता है, लेकिन ये पेपर बहुत सिंपल था, ठीक है। हाँ, मैं ऐसे नहीं कहना चाहूंगा कि सर मतलब बिल्कुल भी हवा था, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो थोड़ा बहुत दबाव रहता है आपके ऊपर, पेपर भले सिंपल भी हो तो वो दबाव कहीं ना कहीं मेंटली रहता है। और एज ए स्टूडेंट, मैं तो क्या है एक टीचर हूँ, तो एक्सपीरियंस है चीजों का, मैं तो बोल देता थोड़ा, ठीक है। एग्जाम हॉल में बैठ के करना थोड़ा बहुत वो भारी होता है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जो 2016, 18, 2022, मतलब 2022 वाली फिजिक्स बहुत सिंपल थी, बहुत सिंपल लेवल की थी, मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, ठीक है। डायरेक्ट सीधे सवाल थे, सीधे डायरेक्ट, कोई ज्यादा सोचना ही नहीं था, ठीक है ना। 2016 वाले तो मैं उसका सॉल्यूशन लेके आऊंगा, ठीक है। अच्छे की हालत खराब हो गई थी, लेकिन आपके ये सर पूरे लेके आए थे मार्क्स, ठीक है। अब देखो ये इसमें क्या था, ये तो हो गया हाइड्रोजन परमाणु की लाइमन श्रेणी किस क्षेत्र में होती है। अरे भाई साहब, लाइमन श्रेणी, पैराबैंगनी, पूरी टेबल बना के समझाया था मैंने, पूरी टेबल बना के। और ये सवाल देख लो ना, हाइड्रोजन देखो कैसा लिखा है, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, 2 सवाल पक्के, 2 सवाल नहीं, इस वीडियो से 30 मिनट की वीडियो से 3 सवाल आए थे, दोनों ही शिफ्ट में, 28 वाली शिफ्ट में भी और 29 वाली शिफ्ट में भी। आप देख लेना, साफ साफ लिखा हुआ है हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल। ये थंबनेल भी चेंज नहीं किया मैंने, एक ही वीडियो से 2 सवाल मैंने लिखा था, 3 पूछ लिए, देखो 2 सवाल पक्के, 3 सवाल आए, और सीधे सोचना ही नहीं था। हाइड्रोजन लाइमन श्रेणी, लाइमन का संबंध किससे, पैराबैंगनी, सीधी सी बात है, कुछ था ही नहीं इनमें, इतने बेसिक सवाल थे। मतलब आपने मेरी क्लास से एक बार भी देख ली होती ना, तो भी बच्चों का भला हो जाता। ये देख लो, P/D, ये वही चीज है, P/D। ये क्या पूछ रहा है, वेग, ठीक है। आदर्श गैस में तो चाल है वो क्या होती है, P/D होती है। ये देखो अपना जो फॉर्मूला था वो P/D था, अब एक्चुअली D क्या है, डेंसिटी है, D क्या है, डेंसिटी है। और इन लोगों ने डेंसिटी को क्या दे दिया, रो दे दिया, तो बस बात ही हो जाएगी, बी वाला हो जाएगा करेक्ट, सिंबल चेंज किया, बाकी वो सीधा का सीधा सवाल ये उठ के आया है, ठीक है। और देखो आगे, और देखो अभी तो 28 के सवाल चल रहे हैं, ये आ गया ना, हाँ ये सवाल नंबर कौन सा हो गया, 20। अभी सवाल नंबर चलते 21 का। एनर्जी, निम्न में से कौन सी तरंगे ऊर्जा का संचरण नहीं करती। सिंपल सी बात है, ऊर्जा का संचरण कौन सी तरंगे नहीं करती, 2 सीमाओं के मध्य स्थिर होता है तथा ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता है, अपरागामी तरंगे, साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो मैंने इसमें तरंगों के प्रकार बता के उसमें सब कुछ जो पॉइंट लेकर के 2 सीमाओं के मध्य स्थिर रहती है और इनमें क्या होता है, ऊर्जा का स्थानांतरण नहीं होता, तो अप्रगामी तरंगे, आपको ऑप्शन टिक करना था, ठीक है। ये जब मतलब तरंग जो
चैप्टर स्टार्ट होता है तो उसी की बेसिक चीज थी। और ये कितने में आ गया, स्टार्टिंग के शायद 2 मिनट या 3 मिनट में ही ये आ गया था, समझ गए। इस लेवल का मतलब जिस बेसिक से मैंने स्टार्ट किया वही बेसिक पूछ लिया, ठीक है ना। और हाई लेवल का तो मैंने तो 2022 में फिजिक्स ऐसी पढ़ाई थी कि बिल्कुल बेसिक से लगाकर 2016 के लेवल तक को, ये जब 2016 जैसे भी सवाल पूछ ले तो आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है ना। अब ये देखो और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए। कार्नो इंजन उष्मा स्रोत का तापमान देखना कितनी संख्या है, 327 है, और सिंक का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने सवाल वो क्या करवाया आपको, देख लो, 327 27 सेम टू सेम सवाल, संख्या तक चेंज नहीं हुई है, संख्या तक चेंज नहीं। और आंसर कितना आ रहा है, 1/2। और आप यही आंसर था 1/2। मतलब बच्चे ने सवाल देखा होगा, उसको यदि सॉल्व करना नहीं आ रहा होगा और ये एक बार वीडियो देखा होगा ना तो उसमें उसको पता कि अरे यार आंसर 1/2 आ रहा था, ऐसे ही टिक मार के आ जाए। इस हिसाब से था, मतलब इतना सटीक चीजें, संख्या तक चेंज नहीं हुई, आप सोच सकते हो, ठीक है। और मैं जब सवाल कराता था तो उस सवाल का पूरा पोस्टमार्टम करते थे। आपको तो सिर्फ यहाँ पे दक्षता पूछा है, मैंने आपको इसी से किया गया कार्य, अवशोषित उष्मा, विसर्जित उष्मा, सारी चीजें निकालनी सिखा दी थी। 4th नंबर पे दक्षता, और दक्षता निकालना था। और क्या चाहिए आपको, कार्नो इंजन। और देखो सबसे बड़ी बात, कार्नो इंजन 2 मार्क्स फिक्स कर लीजिए, क्या फिक्स नहीं हुए, मैंने 2022 के अंदर लिखवा लिया था, 2 मार्क्स फिक्स कर लीजिए। तभी कह रहा हूं मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, रियल बता रहा हूं, कोई नहीं है टक्कर में। और इसके पीछे कारण भी है, लॉजिक इसलिए है, मैं खुद लैब असिस्टेंट सिलेक्टेड हूं, अच्छी रैंक के साथ सिलेक्टेड हूं, कोई 7,000 10,000 रैंक लाके पास नहीं हुआ हूं, ठीक है। और दूसरा, मैं खुद जॉब कर रहा हूं, मैंने बहुत सारी वैकेंसीज निकाली है। आपको जो राजस्थान के अंदर जो कोचिंगों में जहां पर भी फिजिक्स के टीचर मिलाना पड़े, उनके पास कोई काम नहीं है, उनकी कोई नौकरी नहीं लगी है, उनके पास कोई काम नहीं था, ठीक है, इसलिए उन्होंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। रियल बात ये, क्योंकि खुद से कभी कॉम्पिटिशन एग्जाम पास हुआ नहीं था, तो इन्होंने फिजिक्स या फिर कोई भी सब्जेक्ट अपना लेके वो टीचिंग वो कराना स्टार्ट कर दिया। सीख आप वहां से सकते हो ज्यादा, जो खुद मैंने खुद ने एग्जाम पास किए हैं और खुद एग्जाम पास के साथ साथ आपको सिखा भी रहा हूं, ठीक है। तो एग्जाम का भी एक्सपीरियंस है कि सवाल किस टाइप के आते हैं, क्या चीज होती है, ठीक है ना। तो सब कुछ चीजें यहाँ आपको फिजिक्स के मामले में सोचना भी नहीं है, इसलिए मत पढ़ना किसी के चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, ये मैंने पहले लिख दिया था। और आप देख लो ना, ये कोई आज के कोई एडिट किए हुए नहीं है, ये पहले के हैं बिल्कुल। ये थंबनेल वगैरह अभी तो मैं इस टाइप के थंबनेल तैयार भी नहीं करता, पहले थंबनेल इसी टाइप के बनते थे। ये देखो है, ये एक ट्यूशन 100% आएगा, देखो दिख रहा हो तो आप, मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, आप पीडीएफ देख लेना, एक ट्यूशन 100% आएगा, ये सारी चीजें, ठीक है ना। और जहां जहां मैंने लिखवाया है ना कि यहां से एक क्वेश्चन पक्का आएगा, या फिर वीडियो बोला है उससे पक्का ही आया है, पक्का ही आया है, ठीक है। ये वीडियो लंबा जरूर होगा, लेकिन एक बार देख लेना, आपको सारी शांति हो जाएगी, सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये संबंध निकालना था आपको पी और टी में, किसमें, पी और टी में। तो देखो मैंने तीनों को बताए थे, पी और टी में भी बताए थे, पी और वी में तो आपको पता है पी वी वाई नियत, ठीक है। मैंने टी और वी में भी बताया था, और पी और टी में ये पूछ लिया आपको, ये पी 1 - y टी वाई इक्वल टू सी, ये आपका डी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, पी 1 - y टी वाई इक्वल टू सी, यानी कि स्थिरांक। देखो ये पूछ लिया था, हालांकि अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं जूम करूंगा तो पड़ जाएगा चीजें, ठीक है। मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आप एक एक चीज देख लेना, अब क्या करना, एक एक चीज देख लेना, ठीक है ना। और मैं इसको नहीं होगा तो इस पीडीएफ के अंदर मतलब कहीं पर मार्क करके भी बता दूंगा कि कहां से सवाल क्या पूछा गया था, जो जो मैंने बताया वो, ठीक है। केसीएल केवीएल, किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम, और क्या चाहिए कि भाई किस पर आधारित है। तो एक तो क्या है, आवेश संरक्षण, दूसरा ऊर्जा संरक्षण, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाए करेक्ट। अब सर आपने कहां बताया, तो देख लो, देख लो, इतना साफ साफ लिखवाया हुआ है, कोष्टक बना के, इंपोर्टेंट करवा के कोष्टक बना के, मैंने कहा ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है, मैंने कोष्टक बना के ऐसे लिखवाया। पहला नियम, ये आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। दूसरा बताया जब केवीएल, तब देखो ये नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है, साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ मेंशन किया हुआ था, ठीक है।
बहुत देखना। अभी तो मैंने ये मतलब मेरे पास टाइम नहीं था, फिर भी मैंने इस वीडियो को बनाया। मैंने कहा एक बार बना लेता हूँ ताकि स्टूडेंट्स जो थोड़े बहुत जिनको कंफ्यूजन है, ठीक है, उनका वो भी हो जाए क्लियर, क्योंकि वो किसी गलत चीज के चक्कर में नहीं फंसे, ताकि उनको सही राह मिल जाए। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। बाकी बहुत टाइम लगा मेरे को इसमें बनाने में, और अगर उसमें भी मैं इसको और अच्छे ढंग से ढूंढता ना तो बहुत सारी चीजें और दिखा सकता था मैं, ठीक है। हालांकि जो भी है मैं ले आया लगभग जो चीजें हो सकती थी वो, ठीक है, क्योंकि इनको सभी को एक एक स्क्रीनशॉट लेके पेस्ट करना, फिर उसके बाद सारी चीजें थी। ये देखो एक सेल, ये किसका सवाल था? ये सवाल मैंने पूरे इसमें जो मैंने, आप देखोगे ना, ठीक है, ये विभव मापकी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना, सेम चीज देखो ना आप, चीज देखो, ये चीज देखो, ये क्या है? ये वही चीज है जो मैंने कराई, जो फॉर्मूले में मान रखने थे, बस फॉर्मूले में मान रखने थे, कुछ था ही नहीं इसमें, ठीक है। मेरी ये क्लासें देखी थी तो उसमें कुछ था ही नहीं। हालांकि एग्जाम हॉल में सॉल्व करना मुझे पता थोड़ा टफ काम है, लेकिन मेरी ये क्लासें देखने के बाद आपके जो चीज थी ना कि मतलब सर ये एकदम से कहां से घूम के क्वेश्चन आ गया या वो आ गया, सारे कॉन्सेप्ट मैंने बता रखे थे, ठीक है। और ये तो बेसिक सवाल था, इसमें ज्यादा वो भी बात नहीं है कि मतलब मैंने कोई 30 मार्क वाली इतनी बड़ी बात कर ली, क्योंकि तो बेसिक 2022 वाली फिजिक्स तो बहुत बेसिक थी। मैं तो कह रहा हूँ ना 2016 जैसा पेपर भी बन जाएगा ना, तो सिर्फ सवाल मेरे कॉन्सेप्ट से ही बनेंगे, वहां सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे आपको, ठीक है ना। आपको पता होगा मैंने कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, ये देखो सवाल, इस टाइप के सवाल आपको मैंने कितने करवाए, कितने। ये केसीएल केवीएल जिनको नहीं आता ना, वो एक बार मेरी क्लास से देखना, आपका डर खत्म हो जाएगा। आप मतलब कहोगे कि यार सर इतना सिंपल है केसीएल केवीएल, मतलब इतना मजेदार भी है केसीएल केवीएल, बहुत शानदार। इन सारों का पोस्टमार्टम किया हुआ है मैंने, इनका पोस्टमार्टम किया हुआ, और भी इतनी मस्त मस्त ट्रिक बताई हुई है। अब जैसे कि इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना तो क्या करना है आपको, इसने क्या बोला यहाँ पर, किरचॉफ के नियम को लेते हुए अज्ञात प्रतिरोध आर का मान ज्ञात करो जब 4 ओम के प्रतिरोध में कोई धारा, यानी कि 4 ओम में कोई धारा प्रवाहित नहीं हो रही, तो यहाँ कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो यहाँ पे 0 मानना है। ऊपर हो जाएगा 6, तो 6 - 9 यानी कि -3/2, ये हो जाएगा -3/2, और ये हो जाएगा +6 और नीचे वाला 3/r बराबर 0, तो -3/2 + 3/r, यानी कि r क्या होगा, 2 होगा तभी 0 होगा। सिंपल सी बात, ए ऑप्शन होता था करेक्ट। आप मेरी क्लासें देखना, बहुत आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसानी से। अभी तो मैं जल्दबाजी में बता रहा हूँ फास्ट, ठीक है, वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी सारा आपको केसीएल केवीएल इतना मस्त ढंग से कोई नहीं समझा सकता, इतना मस्त ढंग से केसीएल केवीएल बता रखा है, ठीक है। चलो, और मैंने मतलब पूरी जो क्लासे थ्योरी के लोग क्या करते हैं, अधिकतर आपको यूट्यूब पे ऐसे भी दिखेंगे, आपको दिख जाएगा पूरी प्लेलिस्ट, लेकिन वो आएंगे सिर्फ सवाल सवाल करवाएंगे, सिर्फ सवाल सवाल। मैंने थ्योरी भी बताई थी, मैं हमेशा किसी भी चीज की थ्योरी पढ़ाता हूँ बेसिक से अच्छे लेवल पे, फिर न्यूमेरिकल करवाता हूँ बेसिक से अच्छे लेवल पे। केसीएल केवीएल के 2 क्लासें ली थी मैंने पूरे न्यूमेरिकल पे, ठीक है ना। देखो ये भी केसीएल केवीएल, हाँ ये किरचॉफ 1 2 3 क्लासें थी, और देखो केसीएल केवीएल पर आधारित न्यूमेरिकल, ये सारी चीजें बोर के सिद्धांत के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु की तीसरी कक्षा में, अरे भाई साहब NH/2π, NH/2π तीसरी कक्षा, यानी कि n की जगह क्या करना था, 3 करना था बस, 3H/2π, डी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। ये देख लो NH/2π हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, 2 सवाल पक्के, 2 सवाल का 3 सवाल आए थे, तो दोनों शिफ्ट में, ठीक है। नाभिकीय सलन प्रक्रिया में क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, नाभिक सिर्फ 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं। तो देखो सिंपल सी बात है, हल्के तत्व के नाभिकों को मिलाकर उनसे भारी तत्व का नाभिक, बस साफ साफ चीज लिखी हुई है, ठीक है ना। ये देखो 2 आवेश है, इनको मिलाने वाले रेखा के मध्य बिंदु पर, इस टाइप के सवाल मैंने, देखो ये संख्या जरूर चेंज है, सेम टू सेम सवाल, Ne4 बिंदु परस्पर r दूरी पर स्थित है, एक अन्य आवेश, तीसरा आवेश Q इन 2 के बीच में रखा हुआ है, बस वही बात है, बात वही है, वाली रेखा के मध्य बिंदु पर एक आवेश Q रखा गया है, और यहां पर भी मैंने ये कुछ मध्य बिंदु लेके कुछ और ले लिया, यानी कि सवाल को और ज्यादा थोड़ा सा टफ कर दिया था, ठीक है। अब ये चीज कर लोगे तो वो तो आसान हो जाएगा, वो काम तो और भी आसान है, ठीक है ना। नेक्स्ट, मीटर सेतु में यदि संतुलन बिंदु लो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल था। क्या सवाल था इसमें क्या था, देखो क्या था, ये लिखा हुआ साफ लिखा हुआ, S 100 - L/L इंटू R, 100 - L/L इंटू R, ए ऑप्शन करेक्ट।
मीटर सेतु का सीधा फॉर्मूला पूरा समझा के, पूरा ऐसा ही नहीं कि मैंने कुछ, एक मिनट ये कहाँ चला गया, हाँ ये देखो सारे सारे सवाल मतलब ऐसे पूरे समझा के, पूरा पूरा एक्सप्लेन करके, पूरा मीटर सेतु वगैरह मैंने एक्सप्लेन किया था। बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि मतलब मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवा दियो, बिल्कुल आपको कुछ भी पूछ लेना कि ये तार किसका बना होता है, मैग्नीन नाइक्रोम कांस्टेंट का, ये तांबे की पत्ती होती है, क्या चीज होती है, क्या नहीं होता है, अज्ञात प्रतिरोध कौन सा होता है, प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है, सारा ठीक है। अब ये पूरे हो गए, ये 30 सवाल हो गए 28 के, ये 28 तारीख के अपने 30 सवाल, या फिर कुछ रह गया इसमें, हाँ 30 सवाल हो गए, ठीक है 30 सवाल हो गए, ये 28 के 30 सवाल पूरे हो गए। अब बढ़ते हैं 29 वाले की तरफ, अब बढ़ते हैं 29 वाले की तरफ। 29 वाले में देख लो, ये खगोलीय दूरदर्शी, तो मैंने बताया ना, मैंने ये टॉपिक नहीं करवाया था, मैंने बच्चों को बोला कि उस टाइम टाइम नहीं रह गया था, शायद मेरी तबीयत खराब हो गई थी, ठीक है आप देखना वीडियो में, हाँ उस टाइम मेरी तबीयत खराब थी, मैंने बोला था शायद, मैंने ये बोल दिया था ये सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी आप पढ़ लेना, थ्योरी में से देख लेना, उसमें दो चीजें मैंने बोली थी, मैंने एक बार थ्योरी रीड मार लेना, और उसमें जो लेंस की जो फोकल दूरी वगैरह उनका जो एक फॉर्मूला है उसमें, ठीक है एक सिंपल सा फॉर्मूला, वो आपको ध्यान रखना था, तो वो आपको करना था, ठीक है। अब देखो भुजा ए वाले घन, ये किसका, गाउस के नियम का है, यदि घन की भुजा का मान 2 कर दिया जाए और परिबद्ध आवेश को आधा कर दिया जाए, तो देखो आवेश को आधा करोगे ना, तो देखो मेन बात है आवेश आधा, तो क्यू इन बाय 2 हो जाएगा, तो ये 5/2 हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये चीज मैंने साफ साफ यहाँ देखो, या पूरा समझा रखा, पूरा पूरा, ये देखो ये घन, ये जो घन बोल रहा है ना, वही ऑप्शन मैंने लिया हुआ है, एग्जाम्पल भी वही लिया हुआ है समझाने के लिए। और बंद पृष्ठ से पारित फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार, क्षेत्रफल एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता। तो आपने क्या है, ए से 2 किया ना भुजा को, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, साफ साफ लिखा हुआ है, बंद पृष्ठ से पारित फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ के आकार, क्षेत्रफल एवं आकृति पर निर्भर नहीं करता। और आपको पता हो तो 28 वाली शिफ्ट में भी गाउस का सवाल पूछा, 29 में भी गाउस का सवाल पूछा, और हाँ सबसे बड़ी बात मैंने कुछ लिखाया भी होगा, हाँ इस ये देखो, यहाँ देखो ये जो थंबनेल है ना, इस छोटे से वीडियो से 2 सवाल, इस छोटे से वीडियो से 2 सवाल पक्के, और दोनों ही शिफ्ट में 2-2 सवाल मिल जाएंगे आपको। ये देखो छोटे से वीडियो से, इस छोटे से वीडियो से 2 सवाल साफ साफ लिखवाया हुआ है, ठीक है ना। देखो गाउस का नियम, फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश की स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता कि आवेश कहां स्थित है। फ्लक्स का मान आवेशों की मात्रा, प्रकृति तथा माध्यम पर निर्भर करता है, बस 3 चीजों पर। फ्लक्स का मान आवेशों की मात्रा, प्रकृति यानी पॉजिटिव है नेगेटिव है, और माध्यम कौन सा है उन पर निर्भर करता है, ठीक है। अगर माध्यम समान हो तो फ्लक्स केवल क्यू इन पर निर्भर करता है, क्यू इन आधा कर दिया तो फ्लक्स आधा हो जाएगा, बस बात खत्म, ठीक है। ये देखो सारी चीजें, और एग्जाम्पल भी मैंने इसका ही दिया था, इसका घन का ही दिया था, देख लो इस सवाल में देख लो ना, ये क्या है घन है ना, तो एग्जाम्पल भी मैंने किसका दिया था, इस घन का ही दिया था, देख लो, ठीक है। हाँ, 2 आवेशों के मध्य बल का मान 200 न्यूटन है, यदि आवेशों के बीच की दूरी को दुगुना कर दिया, दूरी को दुगुना कर दिया जाएगा तो 2r का स्क्वायर यानी 4r, और 200/4 क्या आंसर हो जाएगा 50। सिंपल सी बात है, वही करना था, ठीक है, वही चीज, यही चीज काम में लेनी थी, Q1 Q2 अपन r स्क्वायर, r की जगह क्या करना 2r करना था, 2r यानी कि क्या हो जाए 4r स्क्वायर, यानी कि 4 से भाग चला जाएगा, 200/4 50। निम्न चित्र में प्रदर्शित किस तरह द्वार की भांति कार्य करता है। अब देखो इसका आंसर नैंड हो जाएगा, क्योंकि ये देखो मैं बताऊं नैंड कैसे हुआ, ये जो मैंने बताया ना एग्जांपल, मैंने आपको डायरेक्टली देखो ये बताया। अब इसने क्या किया, जो आपके पेपर बना उसमें एक और जोड़ दिया, एक और जोड़ दिया, नहीं वो क्या बनता है, नॉट बनता है, नॉट गेट। इसका आपके आंसर आता है एंड आता है, इसका आंसर क्या आता है एंड, एंड आता है, तो एंड के आगे नॉट लग गया तो ये बन जाएगा नैंड, ठीक है ना। हाँ बाकी कुछ था ही नहीं। ये देखो मैंने पूरे पूरे आपको दिए गए तीनों संयोजन किस गैर की भांति, अगर इस टाइप के सवाल मैंने बताए थे, इस टाइप के सवाल मैंने बताए थे। और हालांकि इसको मैंने मेरे जो एमसीक्यू सीरीज है उससे मैच नहीं किया, हो सकता है ये सवाल आपको डायरेक्ट ही मिल जाए वहां पे, ठीक है। आप देख लेना एक बार, धारा लाभ अल्फा व बीटा के बीच सही संबंध। अब देखो अल्फा बीटा सही संबंध क्या क्या था इसमें, बीटा अल्फा 1 में, यानी कि ये बी वाला हो जाएगा करेक्ट, लास्ट ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ये देखो साफ साफ संबंध लिखे हुए हैं, साफ साफ, अल्फा इज इक्वल टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा, और बीटा इज इक्वल टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा, बस सिंपल सी बात। और ये सवाल मैंने आपको ये फॉर्मूले बता के या फिर रटने के लिए नहीं कहा था कि रटो, मैंने समझाया भी था, मैंने कहा बीटा का मान क्या होता है, इसलिए नीचे 1 प्लस बीटा होता है,
अल्फा का मान क्या होता है, इसीलिए नीचे 1 माइनस अल्फा आता है, कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा होता है, ऐसे समझाया था कि आप भूल भी नहीं सकते। इनकी वीडियो को देखना एक बार, ठीक है ना। अरे लो, सौर मंडल में ग्रहों की गति किसके संरक्षण का एक उदाहरण है? मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये जो एमसीक्यू सीरीज करवाई उसमें साफ साफ सवाल, ये शायद आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा सा मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, वो देख लेना। सौर मंडल में उपग्रहों की गति किसका उदाहरण है? ये सवाल सेम सेम जो मैंने एमसीक्यू सीरीज में करवाया वो का वो सवाल पूछ लिया, सेम टू सेम। भाई ऐसा फिजिक्स में नहीं होता है, मैं बता रहा हूं, मैं इसलिए हंस रहा हूं कि ऐसा फिजिक्स में नहीं होता, फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, मैथ्स जैसे सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता कि सवाल ऐसे कैसे आ जाए, समझ गया। अगर आप जीके है या फिर एक जनरल साइंस है या फैक्ट चीजें, वहां तो डायरेक्ट आएगा ही सवाल, ठीक है। जो टीचर ने लिखा है कि जीके जैसे कि महाराणा प्रताप के पिता का नाम क्या था, तो सवाल वो क्या, वो अगर बनता है तो ऐसा कैसे बनेगा। लेकिन यहाँ देखो ना, सारे सारे मतलब जो एग्जाम्पल भी सौर मंडल में उपग्रहों की गति किसका उदाहरण है, ठीक है, पढ़ी समय संरक्षण, ठीक है। ये देखो सौर मंडल में ग्रहों की गति किसका, देखो सी, इसमें भी ऑप्शन सी था, ठीक है, और इसमें भी ऑप्शन सी था आपके, देखो भाई साहब, और क्या चाहिए था आपको, ठीक है। 2022 वाले न्याल ही हो गए थे, ठीक है। बस ये है कि मैं उस टाइम अपनी स्टार्टिंग थी इतनी ज्यादा, ठीक है, तो इतने फेमस थे नहीं अपन, क्योंकि बच्चे बाद में जुड़े, लास्ट में आगे जुड़े, तो बहुत सारे बच्चों को लेट मालूम पड़ा, ठीक है। तो वो लास्ट के 1-2 महीने में उनसे जितना हो पाया बाकी किया, बाकी बहुत सारे बच्चे मेरे से जुड़े हुए भी थे अच्छे वाले, ठीक है, वो ले गए सिलेक्शन, उनको फायदा भी हुआ। कुछ बच्चों का किसी दूसरे सब्जेक्ट में कुछ वीक रह गया, बाकी फिजिक्स में बहुत किया, अच्छा स्कोर किया, ठीक है। ऐसे बच्चे मेरे पास, मेरे साथ अभी भी है कॉन्टेक्ट में, और वो इस बार गारंटी है निकाल लेंगे, ठीक है। अब देखो ये बंद ऑर्गन पाइप, बंद ऑर्गन पाइप, खुला ऑर्गन पाइप, सारे एग्जाम में बताए हुए हैं, सारी चीजें मैंने बताई हुई है, कोई मतलब ऐसा कोई चीज नहीं थी जो बाहर था, मतलब ठीक हो। ये देखो ये क्या है, ध्वनि के स्रोत को किस गति से चलना चाहिए कि किसी प्रेक्षक को आभासी आवर्ती प्राकृतिक आवर्ती की आदि के समान प्रतीत हो, तो आदि के समान प्रतीत हो, आदि की आपको डॉपलर वाला फॉर्मूला यूज करना था, इस डॉपलर वाला वीडियो देखना आप, ठीक है, डॉपलर वाला वीडियो देखना। और इसमें लिखा हुआ मैंने, देखो 2 अंक लिखा है ना, ये सवाल पक्का आएगा, 28 वाली शिफ्ट में भी आया, 29 में भी आया, 2 अंक। ऐसे ही नहीं लिखता भाई, ऐसे ही नहीं लिखा हुआ है। जब 2022 में मैं इतने एक्सपीरियंस के साथ बोल सकता था, तो आज 2024 चल रहा है और अभी आपके एग्जाम हो गए तो 2025, 3 साल का एक्सपीरियंस और जोड़ लो, उसमें 3 साल का एक्सपीरियंस और जोड़ लो, ठीक है ना। क्योंकि चीजें ऐसे नहीं होती, आप शायद देखते नहीं हो, मैंने यूट्यूब के बायो में साफ साफ लिखा हुआ है, मैं साइंटिस्ट के जो पोस्ट के जो इंटरव्यू होते हैं, मार्क मेड, ठीक है, जो एनपीसीआई वगैरह, उनमें साइंटिस्ट पोस्ट के जो इंटरव्यू होते हैं, वो इंटरव्यू तक पहुंचना ही बड़ी बात होती है, और इंटरव्यू ऐसा होता है कि वो बाल की खाल निकालने वाला होता है। वो चीजें मैं देख के आया हूँ, वो चीजें मैं देख के, मैं सिर्फ लैब असिस्टेंट पास करके इतना मतलब नहीं पक रहा हूँ, सिर्फ लैब असिस्टेंट पास करके इतनी फिजिक्स पढ़ाना पॉसिबल भी नहीं है, साफ बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैंने उससे बहुत ज्यादा चीजें की हुई है, तो इसीलिए मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे पास अचीवमेंट है खुद के, ठीक है, इसीलिए सब कुछ हो पा रहा है, एक्सपीरियंस है, इसलिए सब कुछ हो पा रहा है, ठीक है। चलो, तो फिर से एक बार बोलना चाहूंगा, ठीक है, मत पड़ो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। अब देखो भाई साहब, ये देख लो सवाल, और क्या चाहिए था। यदि किसी स्थान पर 2 तरंगों के आयाम का अनुपात 1:2 हो तो अध्यारोपण सिद्धांत से अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता का अनुपात। अब आयाम का अनुपात 1:2, और मैंने जो सवाल करवाया था वो 3:1 का था। कुछ नहीं करना था, सिर्फ जो मैंने जो सवाल बताया उसमें सिर्फ संख्या चेंज है, सिर्फ एक, वहां उन्होंने 1:2 लिया, मेरा 3:1 था। अब अगर आप इसको 1:2 के हिसाब से सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 1/4, और रूट करो 1/2 + 1, ये हो जाएगा 3/2, यानी 3/4 और 1/4, यानी कि 4 से 4 करोगे कैंसिल, और इसको सॉरी 9/4/1/4, तो ये हो जाएगा 9:1 ऑप्शन। ये देखो ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये देखो सिंपल सा, मतलब सारा ये देखो अधिकतम व न्यूनतम तीव्रता का अनुपात, और मैंने बताई थी चीजें, मैंने कहा ये सवाल पूछे जाएंगे, या वीडियो देखना, अधिकतम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात, और क्या चाहिए, ठीक है, और क्या ही चाहिए आपको। और तो फिर ये कर दो कि सर मेरी जगह आप आगे एग्जाम में मेरा पेपर दे दो, ये करना हो तो फिर एक तो यही ऑप्शन रहता है, फिर तो क्या रहता है, फिर जब इतना सब कुछ आपके सामने है तब आपको फिजिक्स को लेकर सोचना ही नहीं है, आंख बंद करके कूद जाओ, आंख बंद करके। राजस्थान की बड़ी से बड़ी कोचिंग हो ना लैब असिस्टेंट की रिगार्डिंग,
उनके पास भी फिजिक्स के मामले में मेरे जैसा टीचर नहीं है, ये बात ध्यान रखना आप। मैं भले आपको लगे घमंड के साथ, मुझे पता है घमंड का तो रावण का भी नहीं ठहरा, ठीक है, रावण का भी टूट गया, लेकिन अभी तक इस पोजीशन में, आगे कोई फ्यूचर में आ जाएगा कोई बच्चा टैलेंटेड वगैरह, कोई टीचर टैलेंटेड आ सकते हैं सामने, लेकिन अभी तक जो लैब असिस्टेंट की फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, जो राजस्थान में कोचिंग चला रहे हैं, सबसे बेस्ट फिजिक्स यही है। ये आप देख लेना खुद। मैं तो सबूत क्या बताना पड़ता है, कुछ बच्चे क्या है उनको चीजें मतलब उनको सबूत चाहिए होता, तो मैंने सबूत वो दिया है, बाकी बच्चों को पता है, ठीक है, वो खुद मतलब अब ये वीडियो डालूंगा ना, ये वीडियो डालने के बाद जो 2022 के बच्चे हैं, ठीक है, वो खुद बोल देंगे सर ये तो हमको पता था, ये चीजें तो उनको पता थी, ठीक है ना। आप देखना इसके नीचे भी आएंगे कमेंट, बल आघूर्ण का ऐसा ही मात्रक। अब इसमें क्या था, सवाल ही बहुत सिंपल था, न्यूटन इंटू मीटर, फिर भी चलो मैंने लिखवाया तो मैं सबूत के तौर पर बता देता हूँ, इसका मात्रक न्यूटन इंटू मीटर होता है। ऐसी कोई चीज नहीं है, सिंपल चीज से लेकर टफ चीज, तो मैं कह रहा हूं ना, ये फिजिक्स 2016 वाला जो लेवल का पेपर बन जाता तो भी मतलब आप सॉल्व कर जाते हैं, ठीक है ना, जो मेरे से पढ़ के गया वो। 11वां, आर त्रिज्या व एम द्रव्यमान की एक समरूप वृत्ताकार डिस्क का उसके किनारे से गुजरने वाली और उसके तल के लंबवत अक्ष के परित, ये भी समांतर अक्षों की थ्योरम थी, समांतर अक्षों की थ्योरम थी। इसमें क्या था, ये पूछ रहा है किसका है, चक्की अपने तल में, देखो मैंने दोनों ही बताए थे एग्जांपल, इसके तल के अंदर स्थित और इसके तल के लंबवत। जो आपको जो सवाल पूछा गया 3/2 mr², ये तल के लंबवत वाला आया, ये वाला देखो, ये देखो, ये इसके ऊपर लाल लाइन आ गई है, उस पीडीएफ में आपको दिख जाएगा चीजें, ठीक है, 3/2 mr², सीधा सीधा था 3/2 mr²। यदि v a और x, अब आपको पता है जब दोलन होगा, सरल आवर्त गति होगी, तो माध्य स्थिति पे क्या होता है, माध्य स्थिति पे आयाम न्यूनतम होता है, ठीक है, वेग अधिकतम होता है, ठीक है ना। और ये सारी चीजें बता रखी है, माध्य स्थिति पर वेग अधिकतम, सीमांतर पर शून्य, और जो सारी चीजें जो मतलब ये देखो सरल आवर्त गति में ये जो माध्य स्थिति पर जो एक्सीलरेशन है ए मिनिमम, सीमांत स्थिति पर, सीमांत यानी कि दूसरे छोर पर ए मैक्सिमम, मतलब बिल्कुल ऐसे। और ये नहीं, मैंने तो ग्राफ तक, मैं बता रहा हूं किस लेवल की फिजिक्स पढ़ाई थी। अब जैसे कि इस सवाल को अगर टफ बनाना होता तो आपको पूछ लेते कि बताओ कैसा ग्राफ होता है, मैंने ये ग्राफ भी बताया। अगर एक टफ सवाल कोई एग्जामिनर पूछता तो आपको वी एक्स और वी में पूछ लेता कि इसका जो ग्राफ है वो बताओ, ठीक है, तो ये ग्राफ भी बताए कैसे हो, और ग्राफ बताए नहीं, कुछ समझाया है कि दीर्घवृत्त टाइप में होते हैं ग्राफ, किस टाइप के होते हैं, सारी चीजें आप क्लास में देख लेना, मजा आ जाएगा आपको, ठीक है। और मैं यही कह रहा हूं, यदि आप अब देख रहे हो तो जैसे कि पहला और दूसरा चैप्टर मैंने 2024 में भी पढ़ाए, ठीक है, 2024 के हिसाब से नए भी पढ़ाए, तो 2022 वाले 2024 के हिसाब नए भी पढ़ाए, वो देख लेना, और उसके बाद वाले भले इस वाली से देख लेना, ठीक है। हाँ लो, ये देखो सीधा सवाल आ गया, ये सवाल तब था, अच्छे चौके से सवाल नहीं हुआ था, लेकिन ये सवाल अपन ने बताया हुआ था। एक सरल आवर्त का आयाम ए व आवर्तकाल टी है, एक्स ए से a/2 तक जाने के लिए। अब देखो मैंने जो सवाल बताया उसमें क्या था, लैंग्वेज चेंज थी, सिर्फ लैंग्वेज चेंज थी। उसमें क्या था, एक तो उसमें आपको आवर्तकाल टी का मान दे रखा था कितना, 4, टी का मान दे रखा था कितना, 4, ठीक है, और इस कण को अधिकतम विस्थापन यानी कि ए, अधिकतम विस्थापन यानी कि ए, और आयाम की आधी दूरी यानी कि a/2, यानी कि बात वही है, शब्दों में लिख दिया। मैंने कहा ना कोई भी 100, एक तो मैं लिखूं 100 और एक मैंने हिंदी में लिख दिया 100, बस वही बात है कि इस कण को अधिकतम विस्थापन से आयाम की आधी दूरी, यानी अधिकतम विस्थापन ए और आयाम की आधी दूरी a/2, ए से a/2 जाने में, ठीक है। और उसका आपने जो आंसर आ रहा था वो आ रहा था 2/3, कितना 2/3 क्यों आ रहा था, क्योंकि टी की जगह कितना 4 था। आप देखो इस फॉर्मूले में इसका आंसर ए था, यहाँ 4 रख दो, 4/6 यानी 2/3, देखो ये आंसर होगा। ये सेम सवाल था, ये सेम चीजें थी, मतलब ये जो एमसीक्यू सीरीज में सवाल मौजूद है, ये लेक्चर नंबर 11, ठीक है, आपको सेकंड 29 सेकंड में दिख जाएगा, ठीक है। ये जो पीडीएफ शेयर करूंगा उसमें देख लेना सारी चीजें, ठीक है, और आप चेक भी कर लेना। अभी देखो इसमें क्या चीज थी, इसमें ओमेगा टी से क्या करनी, तुलना करनी थी, और इस टाइप के मैंने बहुत सवाल बताए थे। देखो ये ऐसे समीकरण देखे, आयाम निकालना, आवर्तकाल निकालना, आवर्ती निकालना, कोणीय आवर्ती निकालना, क्योंकि सारा आपको डाउट नहीं रहे, आवर्ती कोणीय आवर्ती अलग अलग चीजें होती है, ठीक है। जो आवर्ती का मात्रक किसमें होता है, हर्ट्ज में होता है, कोणीय आवर्ती का मात्रक वो किसमें होता है, रेडियन प्रति सेकंड वगैरह वो चीजें होती है।
तो सारी चीजें आपको मैंने बताई थी। देखो तो देखो ये आवृत्ति 1/2 हर्ट्ज, ये ऐसी चीजें निकालनी थी, 2π/ω, ठीक है। यहाँ पर भी वो चीजें वो करनी थी सारी चीजें, ठीक है। आपको क्या करना, आपको करनी तुलना ओमेगा टी, तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा, और 200 में आपको 2π से करना था भाग, 200 में 2π से भाग करना, 2π से भाग करोगे तो 100/π आ जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। हाँ ये देखो मुख्य क्वांटम संख्या n व इसकी जो रेडियस r में संबंध, तो देखो इसका बी ऑप्शन होगा ना, r समानुपाती n स्क्वायर, देख लो r समानुपाती n स्क्वायर, सीधा 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 लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो हाइड्रोजन परमाणु बोर मॉडल, 2 सवाल पक्के, ये सवाल आए थे ना एक ही वीडियो। अब देखो ये हाइड्रोजन परमाणु की बामर श्रेणी में सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य, तो बामर देखो, बामर कहां पे पूरा लिखा, बामर के लिए कहां है 2 से 3 वाला ए ऑप्शन है करेक्ट है। मतलब सीधा सीधा सीधे सीधे जो मैं टेबल समझाइए ना, वही से सवाल उठ के आ गए। एक ये पूछ लिया था जो 28 वाली शिफ्ट था उसमें, ये पूछ लिया था, इस वाली लाइन से आ गया था 29 वाली शिफ्ट में, यहां से पूछ लिया, ठीक है। तो किस हद तक मतलब चीजें आई है, मैं तो यही कहूंगा खैर अब तक तो चीजें जो भी थी आप सोच समझ के डिसीजन लो, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया कि अब आपको डिसीजन लेना आसान है फिजिक्स के मामले में। आप, मैं तो कह रहा हूं आपने किसी दूसरी कोचिंग का कोर्स खरीद लिया ना, तो भी फिजिक्स यहाँ से पढ़ लेना, फायदे में रहोगे, ठीक है। वहां मटेरियल कॉपी पेस्ट मिलेगा, चीजें ऐसे ही मिलेगी आपको बस, क्योंकि यहाँ मैंने पूरी शिद्दत के साथ, मेहनत के साथ, एक्सपीरियंस के साथ सब कुछ पढ़ाया था, समझ गए। और इसीलिए मैंने इसीलिए नहीं कहा, मैंने आपको 1-2 बार बोला भी होगा कि मेरे पास खुद के पास अच्छी सी कोचिंग से फिजिक्स पढ़ाने का ऑफर आए हैं, लेकिन मैं नहीं गया, ठीक है। लेकिन मैं नहीं गया, ऑफर क्यों आए थे, यही सब रीजन था, यही सब रीजन था, ठीक है। और अब लोग ज्यादा कांटेक्ट नहीं करते मेरे से, तो उनको पता है कि ये खुद एक जॉब में वो नहीं आएगा, और पहले ही मैं जो अच्छी कोचिंग को ना कर चुका हूँ, तो मतलब अब वो पूछते ही नहीं, उनको पता वो नहीं आएगा, तो इसलिए वो चीजें नहीं होती, ठीक है। हाँ तो इसलिए अब जो कुछ टीचर मतलब कोई बैच लॉन्च कर रहे हैं ना, तो मतलब ले आ रहे हैं कहीं से जिनके जॉब नहीं लगी, लेकिन जो तैयारी कर रहे हैं तो वो आ रहे हैं, हालांकि उन लोगों ने कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम फाइट किया नहीं है, ठीक है ना। ये सारे सवाल इनमें कुछ था ही नहीं, तो ये कौन सी कक्षा जो थी, ये सवाल देख लोगे ना, ये समझ जाओगे, थ्योरी वाली क्लास अब देखोगे ना, सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ये क्या था, निम्न प्रतिरोध में यदि विक्षेप शून्य हो तो आर का मान में क्या है, इनके आमने सामने का करना है गुणा, इनके आमने सामने गुणा 4 × 3 12, 12/2 6, बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, 12/2 6। अब देखो ये था, ये वीटस्टोन सेतु, मतलब इतना अच्छे से, ये तो बहुत बेसिक सवाल था, इसका बहुत बेसिक सवाल था, ठीक है, बहुत बेसिक सवाल था, ठीक है ना। क्या करना होता है आपको, आमने सामने का गुणा करना होता है, P × S R × Q, जो पूछे उसका उस साइड भाग दे दो। ये देखो दिए गए परिपथ में धारा आई का मान, तो ये सवाल मैंने ऐसे समझा के बताया था, मैंने कहा धारा को कैसे निकाल, इसी टाइप के सवाल थे, इसी टाइप के सवाल। क्या करना था, जो धारा आ रही है कौन सी, या तो आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, तो जो आ रही है वो कितनी है, 5 और 4 9, 9 और 2 11, ठीक है, 5 और 4 9, 9 और 2 11 बराबर 7 + I, तो 11 में से 7 गए कितने 4, तो 4 ऑप्शन है, सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। ये देखो ये सारे इस टाइप के एग्जाम्पल मैंने बता रखे हैं पूरे, ये देखो ये क्या है, यही तो सवाल है ये इस टाइप के। तो जब ये देख लिया तो उसके बाद कुछ था ही नहीं, बाकी बचता ही नहीं था। कौन सी घटना, ये देखो घटना, ये मैंने पूरा घटनाओं के बारे में बता रखा था, ये जो परावर्तन है वो किस पर आधारित है, अपवर्तन किस पर आधारित है, विक्षेपण किस पर आधारित है, ध्रुवण किस पर आधारित है, विवर्तन किस पर आधारित है, कोई चीज ही बाहर नहीं है, कोई चीज ही बाहर नहीं है। आप मतलब खुद कह रहा हूं ना, ऐसा किसी राजस्थान के अंदर जिन्होंने 2022 में फिजिक्स पढ़ाई और ऐसे चीजें जो उन्होंने बताई और उठ के आ गई हो, मेरे को बता देना, ठीक है। पूरे के पूरे सवाल कहीं पर भी सिर्फ एक जो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी वाला जो मैटर था, ठीक है, जिसमें मैंने पढ़ाया नहीं था, तो 2022 वाले बच्चों को पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं थी उस टाइम, ठीक है। बाकी उनके बारे में मैंने चीजें बताई, मैंने कहा क्या करना है, क्योंकि बहुत बेसिक थ्योरी आप पढ़ लेना, मैंने सारी चीजें उसके बाद जो मेल्स का नियम है, बूस्टर का नियम वगैरह वो बताए थे मैंने, बाकी सारी चीजें यही से। यंग के डी-स्लिट प्रयोग में, अब देखो यंग के डी-स्लिट में क्या है, ये वाली डी और ये वाली डी चेंज हो रही है, बस इस फॉर्मूले में क्या करना, चेंज हो रही थी, देखो
एक को क्या कर रहे हैं, दुगुना कर रहे हैं, एक को कर रहे हैं आधा। देखो स्लिटों के तले स्क्रीन के बीच दूरी को दुगुना कर दी जाए और इनकी दूरी को आधा, तो इसको दुगुना कर रहे हैं, डी की जगह 2d हो जाएगा और ये d/2 हो जाएगा, तो ऊपर जाके 4 हो जाएगा, तो शायद 4 गुना हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, यही था। ये बड़ा वाला डी क्या है, उन दोनों के बीच की दूरी, डी जो दोनों दोनों पतली पतली जो है स्लिट, उनके बीच की दूरी। ये देखो पूरा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये देखो ये फिर से आ गया ना, ये अपने उस वाली शिफ्ट में भी आया था 28 वाली में भी, और ये 29 वाली में भी आ गया। द्रव्यमान सती व बंधन ऊर्जा बीई समन E=mc²। ठीक है, ये देखो बी ऑप्शन हो जाए करेक्ट। वही बात है जो मैंने पहले भी बताई थी। ठीक है, ये तो सभी को पता ही है E=mc²। ये देखो नाभिकीय रिएक्टर में निम्न में से कौन सा अवमंदक की तरह प्रयुक्त होता है, तो अवमंदक की तरह, मंदक देखो मंदक की तरह कौन प्रयोग होता है, भारी पानी D2O भारी जल। अब देखो इस सवाल को मैंने अगर ये सवाल घुमा के पूछता ना, भारी पानी को क्या बोलते हैं, D2O बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का क्या होता है समझता नहीं होता है, मैंने बताया था जब केमिस्ट्री क्लास में। तो ये अगर ये सवाल को घुमा के पूछता, भारी जल नहीं लिख के उसकी जगह क्या लिख देता D2O, तो भी ये सवाल आप सॉल्व कर लेते, लेकिन अपन ने तो सब कुछ ऐसे ढंग से बता रखा था चीजें। ठीक है, इसने सिंपली पूछ लिया भारी जल। भारी जल क्या करता है, मंदक की तरह काम करता है, और जो कैडमियम है, कैडमियम क्या करता है, नियंत्रक की तरह काम करता है। ठीक है, हाँ ये बच्चे इनमें कंफ्यूज होता है, कैडमियम और भारी जल। भारी जल तो क्या करता है, मंदक रोकता है, और ये कैडमियम क्या करता है, नियंत्रित करता है, यानी कि कैडमियम उत्तम न्यूट्रॉन अवशोषक। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, पीडीएफ शेयर करूंगा उसमें ही देख लेना, कैडमियम उत्तम न्यूट्रॉन अवशोषक। ठीक है, हाँ ये सारी चीजें। बोर के द्वितीय अपीकरण की व्याख्या निम्न में से, ये होता है द्रव्य तरंग सिद्धांत, डी ब्रोगली वाला मैटर तो मैंने थ्योरी पढ़ाई थी। थ्योरी में बोला है, वीडियो में वो सामने नहीं आ रहा है। ठीक है, वो आप देख लेना, इस वीडियो देखना आपको मालूम पड़ जाएगा। ठीक है, कार्नो इंजन की दक्षता निर्भर करती है, साफ साफ लिखा रखा है। देखो कार्यकारी पदार्थ पर, इंजन के डिजाइन पर, इंजन के स्ट्रोक की लंबाई पर, स्रोत व सिंक के ताप पर। देखो यह केवल क्या लिखा हुआ मैंने, यह केवल स्रोत व सिंक के ताप पर निर्भर करती है, बाकी किसी पर निर्भर नहीं करती। कार्नो इंजन की दक्षता कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, ये केवल और केवल स्रोत और सिंक के ताप पर निर्भर करती है। किस पे, स्रोत और सिंक के ताप पर। साफ साफ मतलब ऐसे लिखवा के पॉइंट वाइज, डी ऑप्शन। कार्नो इंजन की दक्षता सिर्फ और सिर्फ साफ लिखा ना, ये केवल देखो, ये केवल स्रोत और सिंक के ताप पर निर्भर करती है, बाकी किसी पर निर्भर नहीं करती, ऐसा लिखाया हुआ है। अगर मैं ऐसे भी लिखता ना कि यह स्रोत के सिंक के ताप पर निर्भर करती है, तो बच्चे फिर भी कंफ्यूज हो जाते। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके मैंने कहा यह केवल स्रोत व सिंक के ताप पर निर्भर करती है। क्लियर, तो बस बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर ये क्लास देख ली हो तो। और देखो हाँ, ये देखो ना 2 मार्क्स फिक्स, 2 मार्क्स फिक्स कर लीजिए, 2 क्या है तो 4 मार्क्स फिक्स हो गए थे। ठीक है, ये देखो उष्मा इंजन, उष्मा इंजन की दक्षता 1 से कम होती है। अब देखो ये देखो उष्मा इंजन की दक्षता क्या होती है, 1 से कम ही होती है, क्योंकि एक किसकी होती है, एक होती है आदर्श उष्मा इंजन की। देखो आदर्श उष्मा इंजन और एक होता है उष्मा इंजन। तो जो उष्मा इंजन की दक्षता होती है वो 1 से कम होती है। यदि वो आदर्श उष्मा इंजन हो तो उसकी दक्षता क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यदि इंजन स्रोत से लेकर संपूर्ण ऊर्जा को कार्य में परिवर्तित करे तो उसे आदर्श इंजन कहते हैं। और देखो परंतु वास्तविकता में दक्षता हमेशा 1/100% से कम होगी, यानी या तो 1 बोलो या फिर 100% बोलो। ठीक है, उससे कम होगी, साफ साफ लाइन लिखाई हुई है, परंतु वास्तविकता में दक्षता से कम होगी। तो जो वास्तविकता में वो दक्षता क्या 1 से कम होती है, और यदि वो आदर्श है, ठीक है तो आदर्श से तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो उष्मा इंजन की दक्षता 1 से कम होती है, बस ये बात थी करेक्ट। गाउस नियम से संबंधित कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। अब देखो कुल परिबद्ध आवेश पर निर्भर करता है, ये परिबद्ध आवेश की मात्रा में प्रकृति पर निर्भर करता है, माध्यम पर निर्भर करता है, ये सही नहीं है। गतिशीलता स्थिर अवस्था में, देखो बाकी सारी चीजें देखो मैंने लिखवाई थी। आकार उस पर निर्भर नहीं करता, आवेश की स्थिति पर भी निर्भर नहीं करता, ये सिर्फ निर्भर किस पे करता है, आवेशों की मात्रा, प्रकृति और माध्यम। मात्रा, ठीक है, प्रकृति, मात्रा, प्रकृति और माध्यम, और कुल परिबद्ध आवेश। मतलब साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, कोई ऐसा भी नहीं था कि भाई पढ़ने के बाद बच्चों को कंफ्यूजन में रहे, कुछ भी, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके कि बच्चे को यदि कोई देखे चीज तो उसको डाउट नहीं रहे, उस हिसाब से मैंने ये क्लासें ली थी।
अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या है, ये हो गया 28वां। पीएन संधि किसमें, कौन सा है, अग्रदिशी यानी फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या होता है, यदि वी बढ़ेगा तो संधि मोटाई कम होगी, साफ साफ लिखा हुआ है। यदि वी बढ़ेगा तो संधि मोटाई कम होगी। कम होगी मतलब वोल्टता में वृद्धि के साथ घटती है, ये ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। वोल्टता में वृद्धि के साथ घटती, जो डिप्रेशन लेयर होती है ना, ठीक है, डिप्रेशन लेयर, संधि की मोटाई, ठीक है। हाँ, तो ये क्या होगा, यदि वी बढ़ेगा तो संधि मोटाई कम होगी, साफ साफ लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ। और ये वाले चैप्टर मैंने ऐसे समझाए हैं, मतलब कि आप ढूंढते रह जाओगे, आपको कहीं नहीं मिलेंगे ऐसे, ठीक है। ये सवाल, ये इसी टाइप का सवाल था जो आपको, ये देखो, चार समान आवेश जिनको कहां पे रख दिया, x इक्वल टू, देखो x इक्वल टू 0 पे, L/2 x बराबर L पे। मैंने यहाँ पे क्या लगा, संख्या ली है कि x अक्ष पर स्थित है, ये क्रमशः 0, 2, 4, 8 पर, मतलब वो चीजें चेंज। इन्होंने क्या ली, इस फॉर्म में लिया, L की फॉर्म में, L/2 की फॉर्म में लिया, और मैंने यहाँ पे डायरेक्ट संख्या दे दी 2, 4, 8 ऐसे, ठीक है। सवाल वो का हुआ, सवाल वो का हुआ। अब इफ द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज, ये फिर से कार्नोट इंजन का पूछ लिया। अब देखो कार्नोट इंजन के 2 मार्क्स फिक्स या 4 मार्क्स फिक्स हो रहे हैं, मैंने सिर्फ 2 मार्क्स फिक्स लिखा था या 4 मार्क्स फिक्स हुए। और क्या होता है, यदि स्रोत का तापमान बढ़ा दिया जाए तो कार्नोट इंजन की दक्षता, तो भाई सिंक और स्रोत इस पर डिपेंड करता है। देखो T2/T1 का मान घटेगा तो दक्षता बढ़ेगी, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, एक होता स्रोत, एक होता सिंक T2/T1 से, तो इन चीजों से आप एनालिसिस कर सकते थे। कुछ चीज मतलब, और क्या चाहिए आपको, और कुछ था ही नहीं। मैं आपको इसका पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा, इसका आपको पीडीएफ भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। पीडीएफ कहां पे मिलेगा, देख लो, पीडीएफ मिलेगा आपको, पीडीएफ मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल है MAJEE माजिसा एजुकेशन, EDUCATI माजिसा, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। फिर देख लेना अच्छे से, उसके बाद डिसाइड कर लेना कि फिजिक्स कहां से पढ़नी है। 2022 में तो मैंने ये जो पढ़ाया था आपको, जो यूट्यूब पे वो फ्री उपलब्ध है, और 2024 में मैं क्या कर रहा हूँ और एक्स्ट्रा, 2024 में मैंने टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में, 99 रुपीज में फिजिक्स की टेस्ट सीरीज, जिसमें फिजिक्स की सारी क्लासें जो मैंने उस एप्लीकेशन पे डाल रखी है। एप्लीकेशन का नाम क्या है, माजिसा एजुकेशन, आप सर्च कर लेना, ठीक है। गूगल स्टोर से जाके माजिसा एजुकेशन सर्च कर लेना, आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा, सिर्फ 99 रुपीज में है। और इसमें भी भाई साहब आप देखना, आपको क्या क्या मिलेगा, आपको 100 टेस्ट है, कितने टेस्ट है, 100 टेस्ट है चैप्टर वाइज, यानी कि 1000 क्वेश्चन है, और इन सभी का वीडियो सॉल्यूशन है, पूरे कॉन्सेप्ट अच्छे ढंग से समझा के, हर एक मतलब चैप्टर उसमें कॉन्सेप्ट बता के, जो सवाल है उनका वीडियो सॉल्यूशन भी बताया मैंने, ठीक है। ओनली नहीं कि टेस्ट बना दिया, टेस्ट का वीडियो सॉल्यूशन, और टेस्ट में जो सवाल है वो सोच समझ के डाले गए हैं, एक तरीके से उस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को शामिल करने के लिए, ठीक है। बाकी ये सारी जो क्लास जो यूट्यूब पे है वो मैंने एप्लीकेशन पे डाल दी है, वहां पे आपको कोई भी ऐड नहीं आएगा, आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे फ्री, बहुत सारी चीजें, ठीक है। आप एक बार 99 वाली टेस्ट सीरीज लेना। आप 2024 में फिजिक्स में यदि आप अच्छे मार्क्स चाहते हो तो इससे बेस्ट कोई सोर्स नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, ठीक है ना। आप पहले तो इस टेलीग्राम चैनल पे जाके ये पीडीएफ देखना, ठीक है, ये पीडीएफ चेक कर लो पहले तो, बात क्लियर। और उसके बाद आप क्या करना है, आपको करना है ये टेस्ट सीरीज, ये आप एप्लीकेशन पे जाके और ये टेस्ट सीरीज देखना। इसमें मैंने एक डेमो टेस्ट भी दिया हुआ है, तो उसकी वीडियो सॉल्यूशन दी, वो भी देख लेना एक बार, उनको भी देख लेना और सबूत के तौर पर, ठीक है, ये भी मटेरियल कैसा है। फिर उसके बाद ये ज्वाइन जरूर करना, फिजिक्स के अंदर आप मास्टर बन जाओगे, आपका डर खत्म हो जाएगा, सही बता रहा हूँ, और फिजिक्स में अच्छे मार्क्स ले आओगे, ये गारंटी है मेरी। तो अब मैं फिर से एक बार बोलना चाहूंगा कि इतनी सब कुछ चीजें बता दी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मत पढ़ना चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। थैंक यू सो मच। और इस वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको शेयर भी जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।